हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री का, और चैप्टर नंबर 1 है रिनेसेंस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ये हमारे चैप्टर का नाम है और आज हम स्टडी कर रहे हैं रिनेसेंस पीरियड इन यूरोप। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्रूसेड्स बताए थे, ठीक है, एक्सप्लेन करे थे और बहुत ज़्यादा इजी वे में एक्सप्लेन करे थे। आप प्रीवियस वीडियोस देख लेना तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। और चैप्टर नंबर 2 जो है हिस्ट्री का, वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और इंग्लिश के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैंने सारे पोएम्स की फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो भी सेपरेटली बना दी है, जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है, सारी लाइंस को एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे रिनेसेंस पीरियड इन यूरोप। रिनेसेंस पीरियड इन यूरोप स्टडी करने वाले हैं। रिनेसेंस का मतलब क्या होता है? रिवाइवल और रीबर्थ। अब ये जो पीरियड था यूरोप के अंदर, मेडिवल पीरियड क्या हो रहा था? एंड हो रहा था। मेडिवल पीरियड क्या हो रहा था? एंड हो रहा था। और मैंने आपको पहले ही बताया, मेडिवल पीरियड जब एंड हो रहा है तो हमारा जो है यहाँ पर मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हो रही है, ठीक है, मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हो रही है। और रिनेसेंस से जो पीरियड था, इसमें जब मेडिवल पीरियड एंड हो रहा है, मीन्स यहाँ पर जो फील्ड ऑफ लाइफ है, हर एक सेक्टर ऑफ लाइफ के अंदर यहाँ पर एडवांसमेंट आ रहा है, ठीक है, एडवांसमेंट आ रहा है। साइंटिफिक वे डेवलप हो रहा है, साइंटिफिक अप्रोच जो है सब लोग अपना रहे हैं साइंटिफिक अप्रोच को। और यहाँ पर आर्ट, आर्किटेक्चर, ये सभी चीज़ों के अंदर क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है और एडवांसमेंट आ रहा है, और साइंटिफिक अप्रोच सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर दिया है द यूरोपियन रिनेसेंस बिगिन इन the 14th century CE and reached its zenith in the 15th and 16th century। जो रिनेसेंस का पीरियड बिगिन कब होता है, आपको अच्छे से याद रखना है, 14th सेंचुरी के अंदर बिगिन होता है, मतलब स्टार्ट होता है। लेकिन ये पीरियड एकदम अपने हाईएस्ट पीक पर कब था? 15th और 16th सेंचुरी में। जिनीथ का मतलब होता है एट अ हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट कब हुआ उसका? रिनेसेंस पीरियड का कब होता है? 15th और 16th सेंचुरी के अंदर, ये याद रखना है। जब रीबर्थ और रिवाइवल, ये जो यूरोपियन रिनेसेंस हो रहा था, यहाँ पर हर एक सेक्टर के अंदर फील्ड जो होती है लाइफ की, यहाँ पर क्या हो रहा था? एडवांसमेंट हो रहा था। तो ये जो आर्ट, आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा था, मॉडर्न साइंस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी। तो 14th सेंचुरी में ये स्टार्ट होता है, ये याद रखना है। और 15th और 16th सेंचुरी में ये अपने हाईएस्ट पीक लेवल पर आ जाता है, ठीक है। These 3 centuries proved to be foundational stage of a culture based on rationalism and science। अब ये जो 3 सेंचुरीज मैंने आपको बताई, 14th, 15th एंड 16th सेंचुरी, ये फाउंडेशनल स्टेजेस बनी ऑफ अ कल्चर, जो बेस्ड किस पे था? अब ये बेस्ड था रैशनलिज्म एंड साइंस, ये दोनों चीज़ों के ऊपर ये बेस्ड था, ठीक है। रैशनलिज्म मतलब यहाँ पर रैशनल थिंकिंग। एक ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग जब वो किसी के दबाव में आकर नहीं सोचता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के डिसीजन खुद से लेता है। तो यहाँ पर रैशनलिज्म का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस था, वो बेस्ड था, कल्चर बेस्ड थे रैशनलिज्म के ऊपर और साइंस के ऊपर। नेक्स्ट, दिस पीरियड गिव अ न्यू डायरेक्शन टू ह्यूमन इंटेलेक्ट। यहाँ पर न्यू डायरेक्शन मिलता है ह्यूमन इंटेलेक्ट को, उसकी सोच को। जीनियस एंड अ वे ऑफ लाइफ, न्यू डायरेक्शन टू ह्यूमन इंटेलेक्ट, जीनियस एंड अ वे ऑफ लाइफ। यहाँ पर एक नया ही डायरेक्शन मिलता है वे ऑफ लाइफ को जीने का नज़रिया यहाँ पर देखना आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है साइंटिफिक
अप्रोच के साथ जो है ह्यूमंस अपने जो है आगे के डिसीजन लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न साइंस क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। मॉडर्न साइंस के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है और इन्वेंशंस भी होंगी, ठीक है। आगे मैं बताऊंगी कि क्या क्या यहाँ पर इन्वेंशंस हुई हैं। मोस्ट पॉपुलर इन्वेंशंस भी मैं आपको बताऊंगी। People got more interested in unfolding the mysteries of the universe by adopting scientific approach। ये जो मैंने आपको बताया, देखो साइंटिफिक अप्रोच अपनाया था इन्होंने अनफोल्डिंग द मिस्ट्रीज। अब मिस्ट्रीज क्या थी, देखो मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। मिस्ट्रीज क्या थी, देखो मिस्ट्रीज क्या थी, एक यहाँ पर लोग मानते थे, लोग क्या सोचते थे कि जो हमारा सेंटर ऑफ प्लानिटरी सिस्टम क्या है, यहाँ पे देखो अर्थ है, ये हमारा अर्थ है और अर्थ के इर्द गिर्द कौन घूमता है, सन। ऐसा लोग सोचते थे, रिवॉल्व करता है अराउंड दी अर्थ, सन रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ, ऐसा लोग सोचते थे। ये एक मिथ था। लेकिन आफ्टर साइंटिफिक अप्रोच जब उन्होंने अपनाया और यहाँ पर डिस्कवरी होती है तो पता चलता है कि जो सन है वो सेंटर ऑफ द प्लानिटरी सिस्टम है और जो अर्थ है और बाकी के जो सारे प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो दिस वन इज द करेक्ट, ठीक है। ये क्या है, ये करेक्ट है क्योंकि ये साइंटिफिक अप्रोच जब ह्यूमन बींग्स ने अपनाया तो उन्हें पता चला। तो ये जो मिस्ट्री थी ये सॉल्व हुई है साइंटिफिक अप्रोच की वजह से। बिगिन टू राइट पोइट्री, ड्रामा एंड फिक्शन अनटच्ड सो फार। ये जो पोइट्री, ड्रामा और फिक्शन है, लोग ये भी लिखने लगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने में लोग पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन ये सब नहीं लिखते थे, लेकिन अब लिखना चालू कर दिया था। नोवल एक्सपेरिमेंट्स वेर कंडक्टेड इन द फील्ड ऑफ साइंस। In the pre-Renaissance times, the thought about the existence of the universe revolved around the concept of God. Now humans form the center of this thought. This way of thinking is called humanism. Humanism का मतलब होता है a rationalistic outlook important to human, not a superstition or divine। मतलब देखो ये जो ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, इसमें ह्यूमन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसकी जो रैशनलिस्टिक अप्रोच है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। कोई भी यहाँ पर सुपरस्टिशन मतलब जो लोग अपनी खुद की जो सुपरस्टिशन, फॉर एग्जाम्पल लोग सोचते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हमारा दिन जो है ख़राब हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है, सुपरस्टिशन होते हैं जो लोग सोचते हैं। लेकिन पहले सुपरस्टिशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करा जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, रिनेसेंस पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, लोग ह्यूमनिज्म को अपना रहे हैं। ह्यूमनिज्म को क्या होता है, ह्यूमनिज्म में लोग रैशनलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं। कैसे अपनाते हैं, रैशनलिस्टिक आउटलुक होता है इनका। रैशनलिस्टिक आउटलुक होता है ये सभी को कंसिडर, सब चीज़ों को कंसिडर करके अपना डिसीजन लेते हैं। ये किसी के भी दबाव में आके या फिर सुपरस्टिशन और ये गॉड ने ऐसा कहा है, गॉड ऐसा है, ये ऐसे नहीं सोचते। मतलब पहले कैसे ज़माने में होता था, किसी ने बोल दिया तो लोग उसी को अपनाने लगते थे। सुपरस्टिशन का मैंने एग्जाम्पल बताया कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो लोग वहाँ से नहीं जाते थे। लेकिन अब रैशनलिस्टिक अप्रोच अपना रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं, ह्यूमनिज्म, यहाँ पर वे ऑफ थिंकिंग कैसे हो गई उसको बताया है ह्यूमनिज्म। तो मैं आपको ह्यूमनिज्म के बारे में बता रही हूँ। ह्यूमनिज्म में क्या होता है, रैशनलिस्टिक आउटलुक होता है। रैशनलिस्टिक मतलब यहाँ पर किसी का जो है, यहाँ पर किसी के ऊपर दबाव नहीं है किसी तरीके का। वो जो ह्यूमन बीइंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है और वो खुद के डिसीजंस खुद लेगा, ठीक है। यूरोपियन रूलर्स फोर्स्ड ऑन सी फेयरर्स। अब ये सी फेयरर्स क्या है, देखो पहले सभी को अलग अलग कंटिनेंट, फॉर एग्जांपल देखो अफ्रीका के कंटिनेंट के जो लोग अफ्रीका में रहते थे उनको अमेरिका के बारे में नहीं पता था, अमेरिकन कॉन्टिनेंट उनको नहीं पता था। तो सी फेयरर्स वहाँ पर जाते थे। तो ये जो यूरोपियन रूलर्स थे, ये याद रखना है किसने अप्रोच यहाँ पर स्टार्ट करी थी, जो यूरोपियन रूलर्स हैं, ठीक है। यूरोपियन रूलर्स जो हैं उन्होंने फोकस किया था, उन्होंने ही स्टार्ट किया था कि वो लोगों को बोलते थे, जो सी फेयरर्स हैं उनको बोलते थे कि वो
जो है एक्सपेडिशंस पे जाए, ठीक है। अगर वो एक्सपेडिशंस पे जाएंगे तो एट द एंड एडवांटेज किसको मिलेगा, यूरोपियन रूलर्स को ही एडवांटेज मिलेगा, यूरोपियन रूलर्स को एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो वो एडवेंचरस सी फेयरर्स को एक्सपेडिशंस पे भेजते थे, एक्सप्लोर करते थे डिस्टेंस लैंड, और इससे वो क्या करते थे, जो सी फेयरर्स होते थे, सी फेयरर्स क्या करते थे, इंफॉर्मेशन लेकर आते थे किसके पास, यूरोपियन रूलर्स के पास। किसके पास लेकर आते थे, यूरोपियन रूलर्स के पास लेकर आते थे वो इंफॉर्मेशन। देखो यूरोपियन रूलर्स ने क्या किया, सी फेयरर्स को भेजा एक्सपेडिशन पे, मतलब वो एडवेंचरस एक्सपेडिशन पे जाते थे और डिस्टेंट लैंड को कवर करते थे, और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी, देखो इन लोगों को क्या मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, और ये यूरोपियन रूलर्स के पास में इन्फॉर्मेशन लेकर आए कि दूसरे लैंड पे ऐसे प्लांट्स हैं, यहाँ पर ऐसे फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स की इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं वो लोग, ट्रीज की इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, अननोन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, वेपनी एक्सेट्रा फ्रॉम द डिस्टेंस लैंड दे विजिटेड। जहाँ पर भी वो विजिट करते थे वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन वो किसको लेकर आते थे, देते थे, यूरोपियन रूलर्स को लेकर आके देते थे। आज के ज़माने में हम गूगल कर लेते हैं और हमें सब पता चल जाता है कि अफ्रीका में क्या फेमस है, लेकिन जब देखो कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है, 14, 15, 16th सेंचुरी की बात हो रही है, 16th सेंचुरी की बात हो रही है, तो तब ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो यूरोपियन रूलर्स ने क्या किया, इन्होंने सी फेयरर्स को भेजा और इन्होंने इन्फॉर्मेशन किसको लाके दी, यूरोपियन रूलर्स को लाके दी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन द ईयर 1543 CE Nicholas Copernicus told the world that the center of our planetary system is the sun and not the earth. इन्होंने निकोलस कोपरनिकस, और ये बात सबको याद रखनी है, निकोलस कोपरनिकस ने बताया था कि सेंटर ऑफ द प्लानिटरी सिस्टम क्या है, सन है। लोगों को ऐसा लगता था कि अर्थ है, लेकिन इन्होंने बताया था, ठीक है, निकोलस कोपरनिकस ने ही बताया था इन द ईयर 1543 कि जो सन है वो प्लानिटरी सिस्टम का क्या है, सेंटर है। वो क्या है, सेंटर ऑफ द प्लानिटरी सिस्टम है। सन जो है वो प्लानिटरी सिस्टम का क्या है, सेंटर है। देखो ये सेंटर है और ये सन है, और सबने साइंस में पढ़ा है, फिर भी मैं बता देती हूँ, ये हमारा प्लानिटरी सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है अलग अलग प्लैनेट्स मूव करते हैं अराउंड द सन, तो यहाँ पे अर्थ भी है, ठीक है। तो पहले लोगों को लगता था कि अर्थ के जो है अराउंड सन रिवॉल्व करता है, लेकिन इन्होंने बताया था कि जो सन है वो सेंटर है प्लानिटरी सिस्टम का, और बाकी के जो अदर प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। नेक्स्ट है, इन द ईयर 1609 गैलीलियो प्रिपेयर्ड अ मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप। सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी, आधुनिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप्ड होती है ना। फॉर एग्जांपल हम एक वर्जन डाउनलोड करते हैं किसी ऐप का और उसका बहुत ज़्यादा अच्छा वर्जन आ जाता है, तो मतलब सोफिस्टिकेटेड। इसी वे में मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी है। ये सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप किन्होंने प्रिपेयर करी थी, गैलीलियो ने। फिलिप मैस्टरकॉलम्स कहीं पर भी आ सकता है, तो याद रखना गैलीलियो ने क्या किया था, सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप प्रिपेयर करी थी। और ये टेलीस्कोप से क्या पॉसिबल हुआ था, जो एस्ट्रोनॉमी है उससे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्च फील्ड में ये बहुत ज़्यादा यूज़ करी जा सकती थी, और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में ज़्यादा इसका जो है एस्ट्रोनॉमी में ज़्यादा हेल्प हो सकती थी टेलीस्कोप से। The theories propounded by the Copernicus and Kepler could be supported by the empirical observation and made possible by Galileo's telescope। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कोपरनिकस और केपलर ने जितने भी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन जो करी हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल किसकी वजह से हुई हैं, गैलीलियो की टेलीस्कोप की वजह से। अगर गैलीलियो ने टेलीस्कोप नहीं बनाया होता तो कोपरनिकस और केपलर की जो थ्योरीज हैं जो उन्होंने बनाई हैं वो कैसे यहाँ पर
पॉसिबल होती। तो जस्ट बिकॉज ऑफ गैलीलियो का जो टेलीस्कोप इन्होंने बनाया था, इसकी वजह से कोपरनिकस और केपलर, किसने कोपरनिकस और केपलर, इन दोनों ने क्या किया था, अपनी अपनी थ्योरीज को प्रोपाउंड किया था, थ्योरीज बनाई थी इन्होंने। तो जस्ट बिकॉज गैलीलियो ने टेलीस्कोप क्या किया था, आविष्कार किया था, टेलीस्कोप बनाया था, तो इसकी वजह से ही इनकी जो थ्योरीज थी वो बन सकी थी। और फिजिकल साइंस में भी ये ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट होता है, फैसिलिटेट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ फिजिकल साइंसेस। The invention of gunpowder and printing brought about fundamental changes in the technique of warfare. मैंने आपको बताया था warfare मतलब युद्ध के तरीके, लड़ाई लड़ने के जो है तरीके, ठीक है। पहले जैसे लड़ते थे लोग, मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेस में बताया था। यूरोपियन वॉरफेयर मतलब वॉरफेयर मतलब जो उनके जो तरीके होते थे लड़ाई लड़ने के। लेकिन अब क्या हुआ है, यहाँ पर गन पाउडर जब इन्वेंट हुआ, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर, जब गन पाउडर इन्वेंशन हो जाती है, हम रिनेसेंस पढ़ रहे हैं इसलिए सभी इन्वेंशंस के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर गन पाउडर का क्या हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है। एंड प्रिंटिंग brought about fundamental changes in the technique of warfare मतलब जो लड़ने के जो तरीके होते थे, वॉर करने के जो अलग अलग टाइप्स होते थे, उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। और प्रिंटिंग की वजह से, अब देखो प्रिंटिंग की वजह से क्या हो रहा है, प्रिंटिंग की वजह से यहाँ पर डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों तक पहुंचाना, और ये डिसेमिनेट हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बहुत लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जा सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ था इसलिए। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, अब ये याद रखना है सबको, देखो मैंने बताया है यहाँ पे अच्छे से हाईलाइट करके लिखा है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस was started in Germany in the year 1440 by जोहानेस गुटेनबर्ग। ये सबको याद रखना है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में बनी थी इन द ईयर 1440, जोहानेस गुटेनबर्ग ने इसे बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इटाली स्टार्टेड इन द ईयर 1451। तो याद रखना है कि सबसे पहले कहाँ पर बनी थी, जर्मनी में, और उसके बाद इटाली में बनी है, इसलिए इनका ईयर देखो 1451 है। तो ये याद रखना है सबको। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग हैज़ बीन एन आउटस्टैंडिंग गिफ्ट ऑफ द रेनेसेंस पीरियड। अब ये जो प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन था वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग गिफ्ट माना जाता है रेनेसेंस का, क्योंकि जो रिनेसेंस का पीरियड है इसमें प्रिंटिंग प्रेस जब यहाँ पर इन्वेंशन हुआ तो इससे क्या हुआ, नॉलेज को यहाँ पर जो है नॉलेज जो है वो डिसेमिनेट होने लगी, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट होने लगी, अलग अलग लोगों तक पहुँचने लगी। पहले जो था वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती थी, नॉलेज लोगों के पास बहुत लिमिटेड होती थी, क्योंकि उनके पास रीड करने के लिए मटेरियल नहीं होता था, उनके पास क्या नहीं होता था, रीड करने के लिए मटेरियल नहीं होता था। लेकिन आफ्टर इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जब प्रिंटिंग प्रेस हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रिंटिंग होने लगी, और जो प्रिंटेड मटेरियल था, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंटेड मटेरियल की वजह से लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल होने लगी। अ नंबर ऑफ मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ केम इन टू एग्जिस्टेंस इन यूरोप इन द 18th सेंचुरी। बहुत सारा अलग अलग यहाँ पर मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ बनने लगी। New avenues open to extend varied information and knowledge to common people. The syllabi in these university included subjects like, okay, तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी ना, ये याद रखना है, इसमें न्यू टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं। सिलेबी इंक्लूड द एपिक्स, क्या क्या इंक्लूड किए थे, इलियड एंड ओडिसी बाय होमर, Greek drama, speeches of great orators,
ओरेटर्स मतलब जो जिनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, ठीक है, जिनको बोलना बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रवक्ता होते हैं, वो होते हैं ओरेटर्स। लिटरेचर, पेंटिंग, स्कल्पचर, एथिक्स, political science and history etc. as a result of these people begin to think freely। तो ये सारे यहाँ पर जो है चेंजेस आ रहे थे और ये सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ज़्यादा डेवलप हो रही थी। मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर 18th सेंचुरी के अंदर जो है एग्जिस्टेंस हो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बन रही थी और न्यू सब्जेक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड करे गए थे। वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स, सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स को क्या किया गया था, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है रोमन चर्च। रोमन चर्च in the pre-Renaissance period, the Roman Church not only controlled the religious life of the people but also controlled the individual life of the people। अब ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट बात है। रोमन चर्च के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो पोप होते हैं वो जो होते हैं वो एकदम सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं और जो पोप ने कहा होता है तो लोग, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उस टाइम पर, जो नॉर्मल पीपल होते थे वो क्या करते थे, एकदम ब्लाइंडली उसको फॉलो करते थे क्योंकि पोप ने बोला है। पोप कौन है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, हाईएस्ट रिलीजियस अथॉरिटी है और जो पोप ने कहा है वो लोग करते ही थे। तो लोगों ने क्या किया था, क्रूसेड्स में पार्टिसिपेट किया था। मैंने आपको बताया है जो रोमन कैथोलिक चर्च के पोप ने कहा था कि अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे, अगर कॉमन पीपल पार्टिसिपेट करेंगे क्रूसेड मैंने आपको बताया है रिलीजियस वॉर, हमने स्टार्टिंग में कवर अप किया है। पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 वीडियो देखना, अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा था, पोप ने कहा था कि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो जो है आपको आपके जो सिंस है उसको माफ़ कर दिया जाएगा। आपने जो अभी तक अपनी ज़िंदगी में पाप किए हैं वो आपके सारे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, उनको माफ़ कर दिया जाएगा। और यहाँ पर प्लस उन्हें बोला गया था कि उनको डायरेक्टली हेवन का रास्ता मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है रोमन चर्च का देखो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। लेकिन प्री रिनेसेंस पीरियड के अंदर रोमन चर्च क्या करते थे, उनके रिलीजियस लाइफ को ही नहीं, इंडिविजुअल लाइफ को भी यहाँ पर कंट्रोल करते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, यहाँ पर जो पोप थे, देखो अच्छे से देखना, पोप थे, ये जो किंग है, ठीक है, इनके नीचे जो किंग है, यहाँ पर जो किंग होते थे वो भी इनसे परमिशन लेते थे कि अगर किंग को अपनी जो क्वीन है उनसे डाइवोर्स लेना है, ठीक है, अगर उनको डाइवोर्स लेना है तो पहले वो पोप से पूछेंगे। तो बताओ, ये इंडिविजुअल, ये पर्सनल लाइफ है। अगर पर्सनल लाइफ के डिसीजन भी हमें पोप से लेने पड़े तो देखो, अगर यहाँ पे इंडिविजुअल लाइफ है क्योंकि उसको डाइवोर्स लेना है, वो पर्सन को डाइवोर्स लेना है, लेकिन वो सबसे पहले किससे पूछेगा, वो पोप को पूछेगा। तो अगर पोप बोलते हैं कि आप डाइवोर्स ले सकते हैं तो वो डाइवोर्स लेंगे। तो ये जो है इंडिविजुअल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इन्होंने अफेक्ट किया था, उनको कंट्रोल करके रखा हुआ था प्री रिनेसेंस पीरियड के अंदर, ठीक है। प्री रिनेसेंस पीरियड के अंदर मैंने आपको बताया है, इट एक्सप्लॉइटेड कॉमन पीपल बाय इशूइंग मैंडेट्स फॉर पेमेंट्स ऑफ फीस। अब यहाँ पर इनको बोला गया था कि आपको इतनी फीस देनी है तो देनी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैंडेट्स इन्होंने किया था, मैंडेटरी था कि आपको देना है तो देना है, बस इतना फीस देना ही है। इट ऑल्सो पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री थिंकिंग एंड इट्स सर्कुलेशन। फ्री थिंकिंग, आप अपने जो अभी हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट दिया गया है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इंडिया के अंदर। लेकिन रिनेसेंस पीरियड के अंदर, ये जो प्री रिनेसेंस का पीरियड था, प्री रिनेसेंस मतलब रिनेसेंस के पहले वाला पीरियड, तो इस पीरियड के अंदर जो रोमन चर्चेस थे इन्होंने फ्री थिंकिंग के ऊपर भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, रोक लगाई हुई थी, ठीक है। एनीवन हु डेयर टू इंटरप्रेट बाइबल differently from the conventional interpretation propagated by the Catholic Church was sentenced to death। अगर यहाँ पर देखो,
अगर कोई भी एक पर्सन बाइबल को इंटरप्रेट करता है, कन्वेंशनल इंटरप्रिटेशन करता है, डिफरेंटली उसको इंटरप्रेट करके रखता है, या वो अपने थॉट्स को वहाँ पर जो है बाइबल को थोड़ा भी डिफरेंटली वो अपनी भाषा में बताने की कोशिश करता है या फिर इंटरप्रेट करता है, तो यहाँ पे कैथोलिक चर्च उसको सेंटेंस टू डेथ की पनिशमेंट देते थे, ठीक है। द ह्यूमनिस्टिक philosophy of the Renaissance was instrumental in making a ground for resistance against the overpowering Catholic Church. ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी मतलब जो यहाँ पर जो ह्यूमन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस में रखा जाएगा, ठीक है। ह्यूमन को फोकस किया जाएगा, ह्यूमन की जो लाइफ है उसको यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक थिंकर्स बिलीव इन साइंस एज अ वे पीपल कैन अचीव देयर ग्रेटेस्ट पोटेंशियल। तो ये ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी की डेफिनेशन है। ह्यूमनिस्टिक थिंकर्स बिलीव इन साइंस, वो बिलीव करते हैं साइंस में, और एज अ वे पीपल कैन अचीव, इसी तरीके से ही जो अगर साइंस में बिलीव करेंगे तो वो अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं ग्रेटेस्ट पोटेंशियल। तो ये जो ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी थी रिनेसेंस पीरियड के अंदर डेवलप हो रही थी। कब हो रही थी? रिनेसेंस पीरियड के अंदर जो है ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी जो सब लोगों ने अपनाई थी, उसकी वजह से यहाँ पर जो था ये एक रुकावट बनी थी ओवर पावरिंग कैथोलिक चर्च के सामने, ठीक है। तो कैथोलिक चर्च जो ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब लोगों ने ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी को अपनाया तो यहाँ पे जो है कैथोलिक चर्च को ओवर पावर नहीं होने दिया, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस में यहाँ पे साइंटिस्ट बिगिन देयर सर्च फॉर रियलिटी बाय स्ट्रिक्टली यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। यहाँ पर ये लोग स्ट्रिक्टली साइंटिफिक मेथड को ही यूज करने लगे थे, which emphasis on empirical experience. This very approach led to the onset of modern age of science. This very approach led to the onset of modern age of science. Learning mathematics, science and arts gained importance during Renaissance. For example, the works of Leonardo da Vinci. अब यहाँ पर जो है मॉडर्न एज के अंदर साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। लर्निंग मैथमेटिक्स, साइंस एंड आर्ट्स, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला है रिनेसेंस पीरियड के अंदर। और जो एग्जाम्पल है यहाँ पर दिया गया है वर्क ऑफ लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी का जो उनका जो वर्क है उसका एग्जाम्पल दिया गया है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है आर्ट्स। ऑयल पेंट्स प्लस पेंटिंग यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड होती है। नेचुरल साइंस, माइन्यूट डिटेल्स। ड्यूरिंग रिनेसेंस द साइंटिफिक अप्रोच इन्फ्लुएंस द फील्ड ऑफ आर्ट्स एज वेल। जो साइंटिफिक अप्रोच हमने स्टडी किया कि लर्निंग मैथमेटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंस दिया जा रहा है, साइंस को, एज वेल एज यहाँ पर आर्ट्स को भी ज़्यादा फोकस मिलता है। कब मिलता है? रिनेसेंस पीरियड के अंदर, ठीक है। रिनेसेंस पीरियड के अंदर आर्ट्स को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंस मिलता है। ड्यूरिंग रिनेसेंस द साइंटिफिक अप्रोच, अभी जो साइंटिफिक अप्रोच हम जो अपना रहे थे रिनेसेंस पीरियड के अंदर, जो लोग अपना रहे थे, इससे क्या होता है, फील्ड ऑफ आर्ट जो है वो भी इन्फ्लुएंस होती है, फील्ड ऑफ आर्ट भी इन्फ्लुएंस्ड होती है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आर्ट्स के ऊपर भी पड़ता है। इन दिस पीरियड क्या होता है, एल्केमी बिगिन टू सेपरेट, एल्केमी जो है वो सेपरेट हो जाती है मिस्टिकल रूट्स, जो उसके जो ग्राउंड रूट्स होते हैं ना, मिस्टिकल रूट्स, उससे सेपरेट हो जाती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इन द डिसिप्लिन इनटू द साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये याद रखना है कि एल्केमी यहाँ पर सेपरेट होती है मिस्टिकल रूट से और वो लेटर ट्रांसफॉर्म किस में हो जाती है, केमिस्ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द एडवांसमेंट ऑफ केमिस्ट्री एक्सपांडेड द नॉलेज ऑफ द सोर्स ऑफ मेटल्स एंड एलिमेंट्स। अब ये फर्स्ट पॉइंट है, इसी के अंदर का पॉइंट है कि एल्केमी सेपरेट होती है मिस्टिकल रूट से और वो साइंटिफिक डिसिप्लिन केमिस्ट्री की बनती है, और ये जो केमिस्ट्री है इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आता है और जो है लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज बनती है मेटल्स की और एलिमेंट्स की। ठीक है, मेटल्स और एलिमेंट्स इनकी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। और सिग्निफिकेंट चेंज, अब इसके बाद में सिग्निफिकेंट चेंज आता है पेंटिंग्स के अंदर। पेंटिंग्स के अंदर इसलिए चेंज आता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसकी यहाँ पर नॉलेज आती है लोगों के पास में। ठीक है, और जो है जो उनकी जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल्ड डायग्राम जो है ह्यूमन बॉडी का वो यहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि उनकी जो एनाटॉमी है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स भी वो लोग ड्रॉ कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जो थी वो भी नेचुरल साइंस की और ह्यूमन बॉडी की वो लोग ड्रॉ कर रहे थे पेंटिंग्स के अंदर। ऑयल पेंट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, ये सबको याद रखना है कि ऑयल पेंट्स इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। देखो मैंने हाईलाइट करके लिखा है ऑयल पेंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं, पेंटिंग्स भी इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं, नेचुरल सीन्स और माइन्यूट डिटेल्स, ये ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि नेचुरल जो सीन्स थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल साइंस विथ माइन्यूट डिटेल्स, हर एक छोटी से छोटी डिटेल जो है नेचुरल साइंसेस की, नेचुरल सीन्स की, जो भी नेचुरल सीन्स होते थे उसकी माइन्यूट डिटेल भी वो लोग पेंटिंग के अंदर दिखाते थे। With the same method, detailed diagrams of the human body and its internal organs could be drawn. Internal organ को भी वो ड्रॉ कर सकते थे। तो ये एडवांसमेंट आया था किसके अंदर, आर्ट्स के अंदर, आर्ट्स की फील्ड के अंदर। यहाँ पर पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या आया था, एडवांसमेंट आया था। ऑयल पेंट्स इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, ये सबको याद रखना है कि ऑयल पेंट्स यहाँ पर बनना चालू हो गए थे। ऑयल पेंट्स वेयर मेड, ऑयल पेंट्स एंड बोर्ड्स पेंटेड बाय ऑयल पेंट्स। द साइंटिफिक मेथड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर मेड इट पॉसिबल टू पेंट द नेचुरल सीन्स विथ माइन्यूट डिटेल्स। अब ये जो साइंटिफिक मेथड, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो साइंटिफिक मेथड है उसने इन्फ्लुएंस किया है आर्ट्स को। ठीक है, किसने इन्फ्लुएंस किया है, जो साइंटिफिक मेथड हमने अपनाया था, साइंटिफिक अप्रोच जो शुरुआत हुई है रिनेसेंस पीरियड के अंदर, वो इन्फ्लुएंस करता है आर्ट्स को। तो जब ऑब्जर्वेशन होता है, किसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब नेचर का ऑब्जर्वेशन यहाँ पर माइन्यूट डिटेल के साथ होता है, तो हर एक चीज़ माइन्यूट डिटेल भी जो है नेचुरल सीन्स की वो ड्रॉ करते हैं पेंटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर आर्ट्स के अंदर भी हमने देख लिया है कि क्या क्या यहाँ पर एडवांसमेंट आया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।